ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। 49 देखते हैं आप क्वेश्चन, देखो। क्वेश्चन बोल रहा है assertion a step up transformer, ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा। assertion है a step up transformer cannot be used as a step down transformer। भाई बात ये है इसके अंदर कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की तरह यूज कर सकते हैं या नहीं। देखो बात ये आती है कि ट्रांसफॉर्मर कैसा है। ट्रांसफॉर्मर हमारा एक्चुअली में, जब हम लोग ट्रांसफॉर्मर की स्टडी करते हैं अपने सिलेबस में, तो ट्रांसफॉर्मर हम लोग जनरली एक तरीका पढ़ते हैं, फिर उसी के अंदर हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप होता है और कभी कभार स्टेप डाउन भी होता है। लेकिन यहां पर हमें समझने वाली बात यह थी कि वही ट्रांसफॉर्मर कभी स्टेप अप बन जाता है और वही ट्रांसफॉर्मर कभी स्टेप डाउन बन सकता है, नॉट बन जाता है, बन सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपने ट्रांसफॉर्मर के पीछे कैसा एक्सटर्नल सोर्स लगा रखा है, क्योंकि वही एक्सटर्नल सोर्स उस ट्रांसफॉर्मर के नेचर को चेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक इन्वर्टर होता है, घरों में इन्वर्टर होता है हमारे। इन्वर्टर में हमारी रिले होती है और वही रिले क्या करती है, ट्रांसफॉर्मर जो हमारा इन्वर्टर में ट्रांसफॉर्मर लगा होता है उस ट्रांसफॉर्मर को कभी स्टेप अप बनाती है, कभी स्टेप डाउन बनाती है। और वही रिले क्या करती है, देखो एक बात समझने की है कि स्टेप डाउन से स्टेप अप, स्टेप अप से स्टेप डाउन कैसे बदल रहा है। मुझे पता है कि स्टेप अप बनाने के लिए कंडीशन क्या होती है, स्टेप अप बनाने के लिए कंडीशन होती है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ES बाय EP जो होता है वो मेरा NS बाय NP के बराबर होता है। तो अगर मैं यहां पर छोटा सा ट्रांसफॉर्मर बनाऊं, तो अगर मुझे कहना है कि ये क्या है, मेरा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरी प्राइमरी कॉइल होगी और ये जो मेरी सेकेंडरी कॉइल होगी, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स का मुझे डिफरेंस रखना पड़ेगा। और किसके नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे, सेकेंडरी कॉइल के ज्यादा होंगे और प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अगर मैं यहां से देखूं, मेरा एक ट्रांसफॉर्मर का रिलेशन होता है ES बाय EP इज इक्वल टू NS बाय NP, यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स जिस भी कॉइल के बढ़ाऊंगा उसके अक्रॉस इंड्यूस्ड EMF उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर मुझे स्टेप अप करना है, यानी कि वोल्टेज मुझे बढ़ाना है, तो यानी क्या करना पड़ेगा, ES इज ग्रेटर देन EP है, और अगर ES ग्रेटर देन EP है तो NS ग्रेटर देन NP होना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से दिख रहा है ES इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NS। ठीक है, तो यानी कि स्टेप अप के लिए क्या करना पड़ता है, NS ग्रेटर देन NP होता है। अच्छा, मैं यहीं से पूछ लूं स्टेप डाउन के लिए क्या करना पड़ता है, स्टेप डाउन के लिए इसका उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि मुझे वोल्टेज तो घटाना है, यानी कि ES क्या होगा, ES लेस देन EP होगा, या फिर मैं इंडायरेक्टली कह सकता हूं NS लेस देन NP होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स का फर्क आ जाता है बस। तो बात यह है कि अगर मैं इसी ट्रांसफॉर्मर को स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर मान लो, ये क्या है, मेरा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। इस स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को अगर मुझे स्टेप डाउन बनाना है तो मैं क्या कर दूंगा, इस कॉइल को, इन कॉइल के अरेंजमेंट को पलट दूंगा। और वो पलटेगा कौन, मैं हाथ ला के नहीं पलटूंगा, इसके पीछे एक्सटर्नल सोर्स होगा जो कि इस ट्रांसफॉर्मर को पलटेगा। ठीक है, पलटेगा, इस ट्रांसफॉर्मर की कॉन्फ़िगरेशन को पलटेगा, जो कि इन्वर्टर में ये काम कौन करता है, रिले करती है। ठीक है, ये एग्जांपल है एक तरीके का कि इन्वर्टर हमारा स्टेप डाउन भी काम आ सकता है और स्टेप अप की तरह भी काम आ सकता है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग स्टेप अप को स्टेप डाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टेप डाउन को स्टेप अप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्क बस ये पड़ेगा कि हम लोगों को इन लोगों को पलटना पड़ेगा बाय यूजिंग एनी एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, अब देखो यहां पर एजर्शन तो इसका फॉल्स होगा, क्योंकि एजर्शन बोल रहा है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। फॉल्स है, अभी बताया मैंने, कन्वर्ट कर सकते हैं। रीजन बोलेगा इसका, अ ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ओनली इन वन डायरेक्शन। नहीं भाई, अभी तो देखा कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आपस में क्या है, इंटरकन्वर्टिबल है। अगर ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्टिबल हैं तो अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज का कन्वर्जन यहां से यहां हो रहा है तो स्टेप डाउन में क्या होगा, यहां से यहां होगा, मतलब हम लोग क्या कर देंगे, एक तरह से इसको उल्टा कर देंगे, है ना। तो यानी कि ट्रांसफॉर्मर यहां पर दो डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक डायरेक्शन में काम थोड़ी कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा,
एजर्शन भी फॉल्स है, रीजन भी फॉल्स है। इसका आंसर हो जाएगा मेरा डी। 49 का आंसर हो जाएगा मेरा डी। ओके, बस यही था एजर्शन रीजन का, बाकी सारे क्वेश्चन तो हल हुए थे एजर्शन रीजन के। आगे देखो, अब आता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी सबसे इजीएस्ट सेक्शन था पूरे पेपर का। अब करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस whose total sum is not zero are। एग्जाम्पल का क्वेश्चन उठाया हुआ है साहब से। यहां पर हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस whose total sum is not zero। ये अंग्रेजी में ये कहना चाह रहा है कि एक मान लो कलेक्शन था चार्जेस का, बहुत सारे चार्जेस थे, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, है ना, मान लो बहुत सारे चार्जेस थे, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस थे, और ये चार्जेस जो थे इनका एक कलेक्शन था, ठीक है। अब बोल रहा है ये जो कलेक्शन ऑफ चार्जेस हैं इनका जो Q नेट है, चार्जेस ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, तो Q नेट जो है इनका वो जीरो नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड है। अगर इस चार्ज का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है, यानी कि मैं यहां पर क्या बोलूंगा, इस पे ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है। अगर इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है तो यहां पर हम लोग आगे क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ चार्जेस whose total sum is not zero। और आगे उसने मेन बात ये कह रखी है इक्विपोटेंशियल्स एट अ लार्ज डिस्टेंस, इक्विपोटेंशियल एट अ लार्ज डिस्टेंस, यानी कि ये जो मेरा सिस्टम है जिसके ऊपर नेट चार्ज जीरो नहीं है, अगर मैं इससे बहुत सैकड़ों दूर चले जाऊं तो दूरी पर जाने पर मेरे को ये सिस्टम कैसा नजर आएगा, पॉइंट चार्ज की तरह। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि इसका चार्ज मान लो Q है, Q नेट क्या है, Q है, ये मेरा किसकी तरह एक्ट करेगा, लार्ज डिस्टेंस पे, पॉइंट चार्ज की तरह। और पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, स्फेरिकल। कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। और रेडियली आउटवर्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो वो परपेंडिकुलर कैसे रह सकती है, सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल सरफेस के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज रिमेन परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा, स्फेयर्स। ओके, 50 का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। 51 क्वेश्चन बोल रहा है 4 चार्जेस माइनस Q। देखो ये सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम टाइप का बोल सकता हूं मैं, क्योंकि ये सेम कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने अभी देखी थी। ये है 2L लेंथ की, यानी कि ये स्क्वायर ही एक तरह समझ लो, 2L लेंथ और ये भी 2L लेंथ ही है। बस ये बोल रहा है कि यहां पर ये मेरा एक पॉइंट है, यहां पर A, ठीक है, यहां पर मेरा एक पॉइंट है A। तो बोल रहा है इस A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस प्लस Q एंड प्लस Q इज, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन था पिछले वाला, मतलब इससे रिलेटेड एक पीछे क्वेश्चन आया था, फर्क इतना था उसके अंदर लेंथ दे रखी थी कैपिटल L, है ना, यहां पर लेंथ दे रखी है 2L, और वहां पर पूछा था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर पूछा है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ठीक है, पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अगर ये लेंथ L है, 2L है, तो मुझे बताइए A पॉइंट किस पे है, मिड पॉइंट पे मुझे दे रखा है, तो यानी कि ये लेंथ L हो जाएगी, ये भी लेंथ L हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना तो सबसे इजी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हम डायरेक्टली एड अप और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो प्लस Q की वजह से यहां पर पोटेंशियल क्या होगी मेरी, मैं निकाल लेता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना, VA नेट कितना होगा मेरा, एक तो हो जाएगा प्लस Q की वजह से क्या हो जाएगा, KQ/R होता है मेरा, पॉइंट की वजह से KQ/R, लेंथ कितनी है, L है, और प्लस Q है तो प्लस आ जाएगा। आगे इसकी वजह से क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, प्लस का KQ/L हो जाएगा, क्योंकि यही पॉजिटिव नेचर का और इसका डिस्टेंस कितना है, L है। अच्छा इसका देखोगे तो क्या आएगा, माइनस Q। अच्छा मुझे देखना पड़ेगा कि माइनस Q का A पॉइंट से डिस्टेंस क्या है। हम लोगों ने अभी निकाला था कि अगर ये लेंथ L है तो ये कितनी डिस्टेंस होता है, √5L/2 होता है। अगर यहां पर ये 2L है तो ये कितना हो जाएगा, √5L ही हो जाएगा। ओके, ये निकाल सकते हो कैसे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ऐसे,
क्योंकि ये लेंथ हो जाएगी मेरी कितनी 2l, ये लेंथ हो जाएगी l, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आ जाएगा √5l। ठीक है, अब ये √5l है तो ये भी √5l होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है स्क्वायर का, एक साइड का, ये भी √5l और ये भी √5l। तो ठीक है, तो इनका पोटेंशियल और इनका पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि यही माइनस क्यू का है, यही माइनस क्यू का, तो क्या होगा माइनस का के क्यू बाय √5l माइनस का के क्यू बाय √5l। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है और उसके अंदर हम लोगों को क्या कंसीडर करना पड़ता है, उनके चार्जेस को भी कंसीडर करना पड़ता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा सॉल्व करके आएगा इसका आंसर क्या, k टाइम्स 2q बाय कैपिटल L ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय √5। अब हम लोग k को क्या लिख सकते हैं 1/4πε0, लिख दो इसको ऐसे लिख दोगे बस आ जाएगा आंसर और पूरा सेम होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा A, यानी कि 51 का ऑप्शन हो जाएगा मेरा A। ठीक है, अब आते हैं हमारी केस स्टडी। सबसे इजी केस स्टडी लगी तो बच्चों को, देखो केस स्टडी में क्या दे रखा है मैं आपसे बताता हूँ। केस स्टडी में क्या है, टक करो उसको मैं, देखो इसके अंदर हमें दे रखा है एन एक्सपेरिमेंट वॉज सेटअप विद द सर्किट डायग्राम शोन इन द फिगर गिवन दैट R1 की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, R1 का ये रहा, R1 की वैल्यू मुझे दे रखी है, यहाँ पुट ही कर लेता हूँ बेटर रहेगा। R1 की वैल्यू दे रखी है 10 ohms, R2 की और R3 की वैल्यू सेम है, यानी कि ये भी 5 ohms, ये भी 5 ohms। आगे बोल रहा है स्मॉल r की वैल्यू क्या है 0 है, दिया है क्यों फिर 0 ohms, और कैपिटल E की वैल्यू यानी कि ये बैटरी की वोल्टेज है 5 वोल्ट। पूछ क्या रहा है सुन लीजिए, केस स्टडी में क्वेश्चन में पूछ रहा है द पॉइंट्स विद द सेम पोटेंशियल R। ऑप्शन से चेक कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली। पहला ऑप्शन बोल रहा है B, C एंड D, B, C एंड वेयर इज D, B, C एंड D। भाई देखो B और C तो सेम पोटेंशियल लग रहे हैं, क्योंकि B और C तक के रास्ते में कोई भी एक डिवाइस नहीं आया। B और C के सेम पोटेंशियल है, लेकिन क्या D का पोटेंशियल सेम होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर एक रेजिस्टर आ गया जिसने पोटेंशियल ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो यानी कि ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए F, H एंड G, F, H एंड सॉरी J, यानी कि F, H और J का पोटेंशियल सेम होगा, ऑफ कोर्स होगा। क्यों, F और H में क्या कोई डिवाइस है, नहीं है, यानी कि दोनों पोटेंशियल सेम है। अच्छा, J और G में क्या कोई डिवाइस है, नहीं है, यानी कि J का पोटेंशियल, G का पोटेंशियल और J का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अच्छा, G का पोटेंशियल और J का पोटेंशियल सेम है, और मुझे पता है H, F का पोटेंशियल सेम है और G का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि दोनों ये तीनों पॉइंट कहां लाई कर रहे हैं, सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, यानी कि H का, G का और F का सेम है। तो G का J के बराबर है, तो G की डिस्प्लेस कर दूंगा J को, तो इन तीनों का पोटेंशियल सेम है, तो ठीक है, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन हम लिख सकते थे, यानी कि इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है हमारा बी, F, H एंड J। ओके, 53 देखिए, 53 क्वेश्चन देख रहा है, बोल रहा है द करंट थ्रू द ब्रांच BG, द करंट थ्रू ब्रांच BG, यानी कि इस ब्रांच से कितना करंट मुझे मिल रहा है। ठीक है भाई, ये 0 ओम का रजिस्टर है, तो इसको कंसीडर करने का फायदा ही नहीं है, इसको हटा दो, यानी कि एक तरह से ये बीच में सर्किट ही है ना। ये 5 वोल्ट है, यानी कि मान लो अगर ये प्लस है और ये माइनस है, मान लो ये प्लस 5 वोल्ट का है और ये 0 वोल्ट का है, ये 5, ये 0 वोल्ट। अब ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा 0 वोल्ट का ही हो जाएगा, है ना। ये G है, यानी कि ये भी 0 वोल्ट का, और A और B के पोटेंशियल भी सेम है, क्योंकि क्यों, क्योंकि इनको बीच में कोई भी डिवाइस नहीं आ रही। यहां पर भी क्या आ जाएगा मेरा 5 वोल्ट ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट का ही है, क्योंकि देखो 5 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 5 ही होगा। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मेरा 5 वोल्ट का है, और इस ब्रांच में एक ही रेजिस्टर दिख रहा है 10 ओम का, तो यानी कि मेरे पास V है कितना, डेल्टा V कितना है 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5 वोल्ट, एंड मेरा R कितना है 10 ओम। ठीक है, ओम्स लॉ लगाओ, I क्या होता है मेरा डेल्टा V बाय R होता है, इसको सॉल्व कर लूंगा, कितना हो जाएगा मेरा डेल्टा V कितना है 5 बाय 10, क्या आ जाएगा मेरा 0.5 एम्पेयर, यानी कि I की वैल्यू ऑप्शन हो जाएगा इसका C। इन्होंने दे रखा 1/2, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है ना, यानी 53 का ऑप्शन हो जाएगा मेरा C। ठीक है, 1/2 एम्पेयर। ओके, 54 देखिए, 54 में बोल रहा है द पावर डिसिपेटेड इन R1। R1 कौन सा था मेरा, R1 था मेरा ये 10 ओम वाला। ठीक है, ये R1 है, तो बोल रहा है R1 के क्रॉस कितना पावर डिसिपेट हुआ है।
भाई मुझे वोल्टेज पता है, करंट पता है, रेजिस्टर पता है, सब पता है, क्यों नहीं निकाल पाऊंगा मैं, है ना। रेजिस्टर पता है यानी कि आई पहले तो पता है मुझे, करंट कितना ड्रॉ हो रहा है यहाँ पर, करंट ड्रॉ हो रहा है मेरा आई 1/2 एम्पेयर का, ओके। रेजिस्टर कितना है 10 ओम, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, R1 10 ओम। मुझसे पावर पूछ रहा है रेजिस्टर के क्रॉस कितना होगा, आई स्क्वायर आर लगा दूंगा डायरेक्टली, आई स्क्वायर R1, तो सॉल्व करूंगा आई की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा इंटू R1 10, यानी कि हो जाएगा मेरा कितना है 2 5 10 5/2, इसका आंसर आ जाएगा 5/2 यानी कि 2.5 वॉट, ठीक है। 5/2 यानी कि 2.5 वॉट आ गया पावर इसके अक्रॉस, ठीक है। पावर अक्रॉस R1 आ गया। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 54 का ऑप्शन हो जाएगा मेरा बी 2.5 वॉट। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका पेपर का 55 क्वेश्चन में बोल रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 कौन सा था, यही था, R2 R3 ये बचे, दोनों का सेम रेजिस्टेंस है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, ये मेरा R3 था, है ना, यही था R3, ठीक है, यही R3 था। R3 के क्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है भाई। मुझे इस के क्रॉस अगर मुझे करंट पता लग जाए तो मैं इजीली यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाऊंगा, क्यों, क्योंकि देखो यहां पर करंट और यहां पर करंट, चलो पहले देख लेते हैं, ये 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था इसके क्रॉस, और यहां पर ही पोटेंशियल सेम है, यहां पर पोटेंशियल सेम है, तो यानी कि यहां पर भी 5 वोल्ट होगा और यहां पर भी 0 वोल्ट होगा, यानी कि इस पूरी ब्रांच के अलॉन्ग कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट का, ठीक है। मुझे निकालना है कि ये 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर पूरी ब्रांच के अलॉन्ग है तो आधे के अलॉन्ग कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम रेजिस्टेंस है, बढ़ ही जाएगा पूरा, यानी कितना हो जाएगा V/2 हो जाएगा, यानी कि इस रेजिस्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 वोल्ट। आधा क्यों बोला मैंने, क्योंकि करंट सेम था, करंट अगर सेम हो गया तो ओम्स लॉ की मदद से मैं यहां से कह सकता हूं करंट अगर कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर रेजिस्टेंस दोनों का सेम है तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, यानी कि ये 5 ओम का अगर रेजिस्टर 5 वोल्ट से कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दिखाता है, पोटेंशियल ड्रॉप दिखाता है, वही सेम पोटेंशियल ड्रॉप 5 ओम का रेजिस्टेंस आगे वाला दिखाएगा, यानी कि अगर ये 2.5 वोल्ट है तो ये भी 2.5 वोल्ट होगा, सिमेट्री के हिसाब से देख सकते हैं, यानी कि 2.5 वोल्ट आ जाएगा। बाकी सॉल्व भी कर सकते हो उसको इजीली, ठीक है।